दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर श्याम जहांगीर और आज की हमारी जो क्लास है आरएस मेंस को लेके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या ट्रेंड रहता है, उनकी आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, किस तरह से कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उत्तर लिखना प्रारंभ करना है, किस तरह से उत्तर को जो है अंतिम लाइन जो उत्तर की होती है उसको कैसे लिखना है, पॉइंटर्स कैसे बनाने हैं, इन सब को लेकर आज का वीडियो है। दोस्तों ये एक तरह से डेमो वीडियो है और इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया है, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं आरपीएससी के पुराने पीवाईक्यू के आधार पर। ये पीवाईक्यू नहीं है लेकिन उसी ट्रेंड को ध्यान में रख के हमने तैयार किए हैं दोस्तों। तो चलिए आप सभी का मैं यहां हार्दिक स्वागत करते हुए बिना किसी देरी के आंसर राइटिंग हम प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों आंसर राइटिंग इतना जल्दी क्यों, क्योंकि दोस्तों जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप आरएस मेंस को लेके जो आपकी स्ट्रेटेजी है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, उसको आप एक तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूं या स्टेट एकेडमी चाहती है कि आप लोग अभी से साथ में मेंस की तैयारी को शुरू करें ताकि जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद जो दबाव उत्पन्न होता है ना उससे आप बच सकें, क्योंकि जो वो दबाव इतना खतरनाक होता है दोस्तों की तैयारी में एक बड़ी वादा है। एक तो दबाव ये होता है कि मुझे पढ़ना है, एक दबाव ये है कि मैं कैसे कोर्स पूरा करूंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ये दबाव बहुत खतरनाक है और इससे आप बचिए दोस्तों, क्योंकि आरएस मेंस तक 2 से 3 बार यदि आपका रिवीजन नहीं होता है तो मान के चलिए यदि आप फाइनल सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो रैंक अच्छी नहीं आएगी और आपको कोई सर्विस अलॉटमेंट भी नहीं होगा। आरएस मेंस में क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू देने के बाद भी जब तक आपको मेडिकल कॉल नहीं होता है ना तो यह माना ही नहीं जा सकता कि आप आरएस में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, चाहे फिर रैंक कोई भी आए, है ना दोस्तों। तो यह ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि हमें अच्छी रैंक चाहिए और यह श्योरिटी चाहिए कि मेरा रिजर्वेशन वगैरह सारी बातों को ध्यान रखने के बाद सिलेक्शन में भी जो है नाम आ जाए, तो इन सब के लिए आपको अभी से आरएस मेंस को ध्यान में रखना होगा। आप इस बात को गंभीरता से लीजिए। मैं ये बात खासकर उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि मेंस की तैयारी तो मैं तब करूंगा जब मेरा प्रीलिम्स होगा। दोस्तों आरएस की तैयारी ऐसे टुकड़ों में नहीं होती है कि आप सिर्फ प्री की तैयारी कर लें फिर मेंस की तैयारी करें फिर इंटरव्यू की करें, ऐसा नहीं है। इसको ग्रोस प्रिपरेशन के रूप में आपको देखना है और जब तक आप ग्रोस प्रिपरेशन के रूप में अपनी तैयारी को नहीं लाएंगे तो आप ये मानिए कि आप अपनी तैयारी संपूर्ण तैयारी कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको अवेयर करने आया हूं दोस्तों कि अभी से आपको आपकी मेंस की तैयारी करनी होगी। और साइंस और टेक में तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। पिछली बार 2023 में सिर्फ एक आधे नंबर का क्वेश्चन बाहर से आया था जो मैक एड्रेस वाला था, और सारा जो है दोस्तों हम लोगों के नोट्स से जो है पूरा पेपर कवर हुआ है। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, बेस्ट पॉसिबल जो होगा, जितनी मेहनत आपके लिए हमें करनी पड़ेगी हम करेंगे। तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए, बस हमसे जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, जैसा आपको बताएं वैसे तैयारी करें, है ना। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, प्लान्ड वे में चलना है दोस्तों। स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जिन लोगों की स्ट्रेटेजी नहीं होती है वो फिर पीछे रह जाते हैं दोस्त। क्लास में हंसने के लिए तैयारी मत करिए, गंभीर विद्यार्थी के रूप में तैयारी करिए। सिविल सेवाएं अपने आप में एक मिशन होता है दोस्तों, एक युद्ध है जो आपको जीतना है। सिविल सेवाओं की तैयारी एक रणभूमि है, तो रणभूमि में तो दोस्तों अपने हथियारों के साथ आपको जाना होगा। आपके जो भी आपकी क्षमताएं हैं उनका प्रदर्शन करना होगा दोस्तों। तो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए ये तो एक संदेश था जो आपको थोड़ा डराने वाला भी लगा होगा कि ऐसी मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों इसी में ही मोटिवेशन छुपा है कि आपको समय से पूर्व ही बता दिया जाए कि आपको किस तरह तैयारी करनी है, कितना अवेयर रहना है, टाइम का यूज कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप सभी का एक बार पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और हम प्रारंभ करते हैं हमारी आंसर राइटिंग सेशन। दोस्तों आंसर राइटिंग सेशन में हमने 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रखे हैं और 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के रखे हैं और 1 क्वेश्चन 10 नंबर का रखा है। ठीक है, सबकी हम आंसर राइटिंग का तरीका सीखेंगे। ठीक है भाई, देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, पहला आपका क्वेश्चन है कि बायोमेम्स क्या है, इसके उपयोग बताइए।
और यहां पर मार्क्स भी आपको स्पष्ट रूप से बता दिए गए हैं कि ये जो क्वेश्चन के दो भाग हैं, एक एक नंबर के हैं। यदि पहले भाग का आप उत्तर ठीक ठीक देते हैं तो आपको एक नंबर या जितना भी आप उत्तर देते हैं उसमें से आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको किस तरह अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि यहां सिर्फ दो लिख दिया जाएगा और एक, उसमें क्या होता है पता ही नहीं चलता किस सेक्शन के कितने नंबर हैं। तो पिछली बार आरपीएससी ने यह सेगमेंट शुरू किया है तो हम उसके आधार पर ही अपनी तैयारी करेंगे। देखिए दोस्तों, बायोमेम्स की जब बात आती है ना, तो बायोमेम्स नैनो पदार्थ होते हैं दोस्तों। सबसे पहले यही बताइए, ये नैनो पदार्थ होते हैं, पहली बात आपको यही बतानी है, ठीक है। ये नैनो पदार्थ होते हैं। अब बायोमेम्स का कोई पूर्ण रूप भी तो होगा दोस्तों, तो आगे आपको सिर्फ यह बताना चाहिए कि इसका पूर्ण रूप, इसका पूर्ण रूप। अब देखिए, बायो का मतलब यहां पूर्ण रूप में बायोमेडिकल है दोस्तों। क्या नाम है पूर्ण रूप से? बायोमेडिकल। जब आप नैनोटेक पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूंगा। बायोमेडिकल, एम का मतलब है दोस्तों माइक्रो, बायोमेडिकल माइक्रो। फिर ई का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, सिस्टम है। आपने बता दिया कि बायोमेम्स क्या है, ये नैनो पदार्थ है, पहले आपने ये बताया, फिर इसका पूर्ण रूप बता दिया। अब ये क्या काम आते हैं, ये क्या काम आते हैं, उपयोग को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे एक छोटी सी लाइन में। यहां देखो आरपीएससी में 15 शब्द में आंसर लिखने वाला कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करता है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, 2 नंबर में ऐसे पूछा जाएगा जैसे 5 का आंसर हो, और 5 में ऐसे पूछा जाएगा जैसे 10 नंबर वाले का आंसर हो। तो इससे तो घबराना नहीं है अब आपको, ठीक है भाई। फिर आगे बताइए कि इसके माध्यम से आधुनिक प्रणालियां विकसित की जाती है। इसके माध्यम से, इसके माध्यम से आधुनिक अनुसंधान प्रणालियां, आधुनिक अनुसंधान प्रणालियां विकसित की जाती है, ठीक है। बस इतना लिख दिया, ये 1 नंबर का काम हो गया आपका। थोड़ा सा लेंदी होता है इनके आंसर, लेकिन हमें और छोटा करना हम सीख जाएंगे, पहली क्लास है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे इन चीजों को जोड़ूंगा। जब आप एक बार नॉलेज गेन कर लेंगे तब हम देखेंगे कौन से शब्दों को हम हटा सकते हैं, तो उनको फिर धीरे धीरे हटाते चले जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर लास्ट में बहुत निखार आ जाएगा। अब दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये कवर हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है उपयोग। दूसरा पॉइंट क्या है? उपयोग। तो उपयोग में दोस्तों पहला पॉइंट तो यही लिखना है कि इसका इस्तेमाल नैनो रोबोट्स बनाने में किया जाता है दोस्तों। तो लिख दीजिए उपयोग नैनो रोबोट व लक्षित दवाओं के निर्माण में, व लक्षित दवाओं के निर्माण में, ठीक है दोस्त। लेकिन क्या एक उपयोग लिखने से आपका काम हो गया? नहीं, मिनिमम 2 उपयोग तो हमें जरूर लिखने हैं दोस्तों। उपयोग 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 2 उपयोग जरूर लिखने हैं। इसके अलावा दूसरा आप लिख दीजिए कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में, ठीक है भाई। जब हमने 2 लिख दिए तो चलिए एक और लिख देते हैं दोस्तों। इसका उपयोग प्रोटीन के विश्लेषण में, डीएनए के विश्लेषण में भी किया जाता है। डीएनए व प्रोटीन के विश्लेषण में। देखिए अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। लेकिन अब किसी भी आंसर में आपको आपका आंसर इवेलुएटर के लिए आसान बनाना होता है, उसको समय नहीं लगना चाहिए। आपका आंसर देखा नहीं कि उसको लग जाना चाहिए कि ये आंसर तो इतने मार्क्स के लायक है,
क्योंकि यदि आप कॉम्प्लिकेटेड आंसर बना देते हो चेक करने में भी, तो इवेलुएटर को तो दोस्तों कॉपी, जितनी वो कॉपी चेक करेगा उतने उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए यदि आप आंसर आसान बना देते हो तो वो प्रफुल्लित होता है, और जो प्रफुल्लित होता है तो आपके साथ उसकी सिंपैथी जुड़ती है। ये साइकोलॉजी आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सारी अच्छी कॉपीज में सबसे अच्छी कॉपीज को भी कम नंबर मिल जाते हैं, और बहुत कम अच्छी कॉपियों में जो सबसे अच्छी कॉपी होती है, कम अच्छी कॉपियों में जिसको हम अच्छा, जिसको बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, जो अच्छी कॉपी है उसको ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि उसको ऐसी कॉपीज को पढ़ते पढ़ते उसको लगता है कि यार ये क्या लिखा है। फिर अचानक एक ऐसी कॉपी आती है जो बहुत अच्छी कॉपी तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन उन 10 में बेटर है, तो उसको नंबर मिल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम इसे यहां आइडेंटिफाई करते हैं। कीवर्ड को देखिए, आप पहले ये बताइए कि बायोमेम्स क्या है? नैनो पदार्थ, ये कीवर्ड हो गया आपका। आपने बता दिया कि ये जो है क्या है? नैनो पदार्थ। अब पूर्ण रूप को अंडरलाइन कर दो। पूर्ण रूप जो है आपका उसको दोस्तों अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। इसको आपको बॉक्स में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉक्स बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आप बता दीजिए इसके माध्यम से क्या विकसित किया जाता है? अनुसंधान प्रणालियां, तो इसको आप कर दीजिए बॉक्स में। उपयोग में नैनो रोबोट्स को हाईलाइट कर दीजिए, बस, है ना। और चाहे तो कैंसर के उपचार को भी आप ऐसे हाईलाइट कर दीजिए। तो इस तरह से कुछ कीवर्ड को हमें आइडेंटिफाई कर लेना, और हमारा आंसर जो है तैयार हो जाता है दोस्तों। और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आंसर में उतना ही सारगर्भित आंसर होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिस से होगा दोस्तों। तो आप लगातार, अब टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी, तो आप फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लगातार प्रैक्टिस करते रहना, और फिर आपको पता चलता रहेगा खुद की कमियां भी, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया होगा आपको, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 2 नंबर का है। इसके 2 भाग हैं। जो 2023 के मेंस में आरपीएससी ने जो ट्रेलर दिया है ना, अब आगे ये चलता रहने वाला है दोस्तों, है ना। ऐसा मतलब ये सिस्टम अलग ही कर दिया था इस बार, है ना। हैरान हो गए थे सभी लोग। कई बच्चों ने 3-3 4-4 बार मेंस लिखा हुआ है, उनको भी जो है छठी का दूध याद आ गया कि यार ये क्या इस बार जो है अलग तरीके से पेपर बनाया है। अब ये ट्रेंड चलने वाला है दोस्तों, ठीक है। पहला क्या लिखा है? मानव रक्त की कौन सी कणिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है? सिर्फ नाम लिखना है दोस्तों, सिर्फ क्या लिखना है? नाम लिखना है। मानव रक्त की कौन सी कणिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, और आपके लिए इसमें आधा नंबर ही अलॉट हुआ है। आधा नंबर, नाम लिखिए और आधा नंबर ले जाइए। दूसरा क्या है? दंत क्षय में पीएच का क्या महत्व है? जब दांतों को क्षति होती है तो पीएच का उसमें क्या महत्व है दोस्तों? इस पे आपको 1.5 नंबर का आंसर लिखना है। तो देखिए दोनों हम अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। अटेम्प्ट करने में आप फिर से इसको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ यहां ए लिख दीजिए कि ए का आंसर ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है इवेलुएटर के लिए। आपको फिर से क्यों अपना जो है टाइम भी वेस्ट करें और आप जो है अपना स्पेस भी उसमें खत्म कर लेंगे, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। सीधा आपको बताना है कि मानव रक्त की कौन सी कणिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। तो आप बता दीजिए श्वेत रक्त कणिका, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? यहां आप WBC भी लिख दीजिए, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, ठीक है। फिर आप यहां लिख दीजिए डैश करके। इसके बारे में कुछ और तो बोल दें कुछ। इसको हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के सैनिक कहते हैं, है ना। इनको क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र के सैनिक, प्रतिरक्षा तंत्र के सैनिक, ठीक है भाई। देखिए अब ये आपने क्या कर दिया? श्वेत रक्त कणिका आपका आंसर दे दिया, साथ में कुछ और भी जानकारी दे दी कि यस प्रतिरक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सैनिक होते हैं, ठीक है ना। अब ये पहले का आंसर कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा बात करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और पेपर आपका लेंदी है, इसलिए आधे नंबर के हिसाब से आपने आंसर कर दिया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है ना भाई। वो एंटरटेनमेंट 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 की जगह आपको क्या करना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है भाई। अब अगला देखें, दंत क्षय में पीएच का क्या महत्व है दोस्तों? दंत क्षय में देखिए क्या होता है, पहले मैं आपको समझाता हूं। जब आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाने के बाद आपके दांतों के साथ फूड पार्टिकल चिपक जाते हैं, और उस फूड पार्टिकल के चिपक जाने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उत्पन्न होने लगते हैं, खासकर जीवाणु।
और वो क्या करते हैं, आपकी पीएच को डाउन ले आते हैं। पीएच डाउन आने का मतलब होता है एसिड का निर्माण। और दोस्तों एसिड तो नुकसानदायक ही होता है ना। आपकी दांतों पर आपके शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है जिसका नाम इनेमल है। और इनेमल दोबारा नहीं बन सकता है दोस्तों। एक बार इनेमल यदि खराब हुआ तो दोबारा वो बन ही नहीं सकता है। इसलिए इनेमल को बचाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपके डेंटाइन की, आपके दांत के आंतरिक भागों की, जहां पर रक्त वाहिकाएं हैं, उसकी रक्षा तो वही करता है। तो दोस्तों इसलिए आप सुनिए मेरी बात, आप इस चीज को ऐसे समझें कि इस पीएच वाले वातावरण को जब ये और डाउन होता चला जाता है, आप मुंह ही साफ नहीं करते हैं खाना खाने के बाद, सुबह शाम ब्रश नहीं करते हैं, तो ये क्रियाविधियां बढ़ती जाती है और आपके दांत जो है सड़ने लगते हैं, उनमें कालापन आने लगता है और फिर दर्द होने लगता है, दांत क्षय हो जाते हैं ना, डिके होने लगता है दांतों में, वो खराब हो जाते हैं। यानी इनेमल को नुकसान होता है पीएच के कम होने से। अब इसको कैसे ठीक करें? इसका समाधान है कि आप अपने मुंह को बहुत अच्छे से साफ किया करो और उसके बाद आप टूथब्रश जरूर करें। क्यों? क्योंकि उसमें क्षारीय है। टूथब्रश कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्षारीय चीज पीएच का मान बढ़ा देगी और आपके माउथ का वातावरण अच्छा हो जाएगा, फिर दंत क्षय नहीं होगा। तो यही पीएच का महत्व है दोस्तों। तो इस आंसर को फ्रेम कैसे करें? तो सबसे पहले ये बताइए आप कि दांतों के लिए पीएच का अत्यंत महत्व है। ये बात बताइए। पहले क्या बताना है कि हमारे दांतों के लिए, हमारे दांतों के लिए पीएच का अत्यंत महत्व है। अत्यंत महत्व है, आपने मतलब जोर दिया है, आपने जोर दिया है कि महत्व है पीएच का, ठीक है ना। आगे आप बताइए कि भोजन के बाद, क्योंकि आपको आंसर भी संक्षिप्त लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का है भाई। भोजन के बाद, भोजन के बाद सूक्ष्म जीवी गतिविधियों के कारण, गतिविधियों के कारण मुंह का पीएच कम हो जाता है और इससे दंत क्षय होने लगता है और इससे दंत क्षय होने लगता है। बस आपने बता दिया, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आप समाधान भी बताएं। आपको पूछा तो उसने इतना ही है, लेकिन समाधान क्या है आप बताइए। इसके समाधान के रूप में, इसके समाधान के रूप में मुंह की अच्छे से सफाई, मुंह की अच्छे से सफाई, सफाई व टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टूथपेस्ट ब्रैकेट में लिख दीजिए क्षारीय है। अपने आप समझेगा भाई, कौन? इवेलुएटर जो कॉपी चेक कर रहा है अपने आप ही समझेगा कि टूथपेस्ट क्षारीय है ना, टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा बड़ा हो गया आंसर, हम इसको और छोटा कर सकते हैं, शब्दों की संख्या कम करके बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इसके 2 भाग थे, मैंने कहा ना वो 2 नंबर में 5 नंबर जैसे सवाल पूछ रहा है, तो उसी ट्रेंड में हम क्वेश्चन भी फ्रेम कर रहे हैं दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, हम इनको छोटा करते रहेंगे, ठीक है। अब आप यहां पर हाईलाइट कर दीजिए इसको, या आप इसको WBC को ही हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। फिर आप बता दीजिए, अत्यंत को भी हाईलाइट करें। भोजन के बाद सूक्ष्म जीवी गतिविधियां, ठीक है, पीएच को कम करती हैं, ठीक है भाई, और दंत क्षय होने लगता है, ये तो ठीक है। समाधान के रूप में आप ये बता दीजिए टूथपेस्ट। बस ये आपका हो गया आंसर, आपने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो बार बार प्रैक्टिस से आपको समझ में दोस्तों आकर रहेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत जरूरी है। जो लोग निरंतर तैयारी नहीं करते, फिर वो क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा इंतजार करते हैं कि अच्छी रैंक कब आएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली बात। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में
कि अंतरिक्ष में युद्ध के संबंध में भारत की तैयारी की विवेचना कीजिए। स्पेस टेक्नोलॉजी से आपसे सवाल पूछा है कि अंतरिक्ष में युद्ध के संबंध में भारत की तैयारी की विवेचना कीजिए। दोस्तों, ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है कि आप में एनालिटिकल एबिलिटी हो, चीजों को समझने की। और एनालिटिकल एबिलिटी कब आती है दोस्तों? वो आती है आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, इन डेप्थ नॉलेज हो उन कॉन्सेप्ट्स का, जो फ्यूचर की चुनौतियां हैं उसके बारे में तो दोस्तों पता होना ही चाहिए। देखिए, अब देखिए, अंतरिक्ष में युद्ध, यानी अंतरिक्ष में युद्ध का मतलब हुआ कि भविष्य में जो युद्ध होंगे वो अंतरिक्ष में होंगे। अंतरिक्ष का मतलब है कि अंतरिक्ष में जो प्रणालियां स्थापित कर रखी है देशों ने, उनको नष्ट कर देंगे कौन? दुश्मन देश। और जब उन प्रणालियों को नष्ट कर दिया जाएगा, मान लीजिए भारत के संचार उपग्रहों को नष्ट कर देता है किसी मिसाइल से, कौन? चाइना। तो भारत का कम्युनिकेशन सिस्टम कितना बिगड़ सकता है दोस्तों, भारत में संचार को लेकर कितनी तकलीफ पैदा हो सकती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है कि आने वाले समय में ये भविष्य के युद्ध हैं और अंतरिक्ष का इसमें इस्तेमाल बड़े स्केल पे होगा। इसका मतलब ऐसी मिसाइलों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है जो उपग्रहों को नष्ट कर सकती है, और भारत ने भी मिशन शक्ति के तहत एक ऐसी मिसाइल का निर्माण कर लिया है दोस्तों, जिसे हम ए सेट मिसाइल कहते हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ठीक, तो यह भारत की तैयारी है। इसका मतलब भारत अंतरिक्ष में युद्ध को लेकर एक जागरूक देश है। कैसा देश है दोस्तों? एक जागरूक देश है, यानी भारत समझता है, और भारत दुनिया के कुछ उन देशों में खड़ा है जो ऐसी एबिलिटी रखते हैं, जो अंतरिक्ष में जाके चीजों को नष्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट, आपके सैटेलाइट नष्ट कर सकते हैं मिसाइल के माध्यम से। ठीक है ना। अब देखिए आगे यह क्या पूछा है कि भारत की तैयारी की विवेचना कीजिए। विवेचना करने का मतलब आपको आलोचनात्मक व्याख्या भी करनी है दोस्तों, लेकिन आलोचना का मतलब क्या यह है कि हम बुराई करें? नहीं। जब आप सिविल सेवाओं के लिए उत्तर देते हैं तो आपको यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप बुराई लिखें। आप सुझाव दीजिए, आप कहिए कि आपकी तैयारी में कमी है, आप इसको इस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आप बुराई नहीं कर सकते। आप बता सकते हैं कि भारत में वित्तीय प्रबंधन जो है या वित्तीय जो व्यवस्थाएं हैं इस क्षेत्र में कम है, सरकार बहुत धीरे गति से काम कर रही है, इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। भारत सरकार को एक्सपर्ट कमेटी बनाने की जरूरत है जो इस पे सरकार को रिपोर्ट दे कि कितने साल बाद इस तरह की संभावनाएं पैदा हो सकती है। इस तरह की चीजें आप सुझाव के रूप में दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं इतनी बातें बता रहा हूं, 5 नंबर में 5-6 लाइन है, उसमें इतना कहां लिख पाएंगे हम, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये बातें सिर्फ हिंट के रूप में देनी है। इवेलुएटर को ये बताना है कि मेरे पास स्पेस कम था, लेकिन मुझे वो सारी बातें पता है जो मुझे 4 पेज में लिखनी थी, मैं यहां 5 लाइनों में लिख रहा हूं। तो ऐसे कुछ आंसर देने हैं। तो इसके उत्तर को लिखने के लिए हमें कैसी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, कि अंतरिक्ष में युद्ध के संबंध में भारत की तैयारी की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले यह लिखना है आपको कि अंतरिक्ष में युद्ध भविष्य की एक ज्वलंत चुनौती है। आप बताइए कि अंतरिक्ष में युद्ध भविष्य के युद्धों में एक ज्वलंत चुनौती है। पहली बात तो आपने ये लिख दी, ठीक है ना। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत एक जागरूक देश है। प्रशंसा करिए भाई अपने देश की, प्यारे भारत में आप रहते हैं, लिख दीजिए। इस चुनौती का सामना करने के लिए, या आप ऐसे लिख दीजिए, इस चुनौती के लिए भारत एक जागरूक देश है। शब्दों को भी तो बचाना है। इस चुनौती के लिए भारत एक जागरूक देश है। अब जागरूक कैसे है, आगे देखो कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करनी है। आपने कहा कि भविष्य में अंतरिक्ष में युद्ध होंगे। अब युद्ध होंगे तो क्या भारत अवेयर है? यस, भारत एक जागरूक देश है। तो क्या किया है जागरूकता का? कैसे कह दूं मैं कि भारत जागरूक है? यस, आप बताइए, मिशन शक्ति, तभी तो पता चलेगा। इसके लिए भारत ने मिशन शक्ति के तहत
एक दोस्तों ऑपरेशन शक्ति भी है भारत में। अब ऐसी चीजों को ना आप लोग क्या करें, इनवाइटेड कोमाज में रखना, सिंगल इनवाइटेड कोमाज, ठीक है। अब देखिए भारत में ऑपरेशन शक्ति भी है, वो जो परमाणु पोकरण सेकंड है ना, उसको ऑपरेशन शक्ति कहते हैं, ये मिशन शक्ति है, ठीक है। इसके लिए भारत ने मिशन शक्ति के अंतर्गत ए सेट मिसाइल, ए सेट मिसाइल, या आप यहां पूरा नाम लिखें दोस्तों, आप पूरा नाम लिखिए, एक अच्छा उत्तर वही है जो पूरा नाम लिखे। यदि एक बार ए सेट का नाम पूरा लिख देते तो आगे आप अधूरा नाम ए सेट मान लो जो संक्षिप्त है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतर्गत एंटी सैटेलाइट, एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन किया है। बता दिया आपने कि चुनौतियों के लिए भारत तैयार है, ठीक है। आगे आप बताइए। अब देखिए मिशन शक्ति 2019 में हुआ, और एक अच्छा विद्यार्थी क्या करता है, एक अच्छा विद्यार्थी गागर में सागर भरता है, तो वो लिख सकता है यहां पर 2019, यहां क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, 2019, और ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब ये बात प्रैक्टिस से आती है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। कहीं फिगर बनना है तो आप वो फिगर बनाते हुए भूल जाएंगे, ठीक है ना भाई। आगे लिखिए। अब आपको बताना है, अब यहां पर एक बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यह कहा है कि भारतीय वायुसेना का नाम बदल दो रे भाई। क्या कर दो? उन्होंने कहा कि नाम बदलकर कर दीजिए इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स, ताकि दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के तो चल सके और भारत एक अंतरिक्ष ताकत के रूप में स्थापित हो सके, है ना। तो इस चीज के लिए उन्होंने मांग की है, लेकिन सरकारी स्तर पर अभी यह फैसला हुआ नहीं, और जब तक सरकारी स्तर पर फैसले नहीं होते तो लागू करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए भारतीय वायुसेना चीफ, भारतीय वायुसेना चीफ ने इंडियन एयर एम स्पेस फोर्स, जब पूरा इंग्लिश में लिख रहे हो तो यहां पर एंड लिखना होगा हमें, है ना, देवनागरी में ही सही, एंड लिख दीजिए। देवनागरी में ऐसे इंग्लिश लिखी जा सकती है। इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स के निर्माण की आवश्यकता पे बल दिया है, निर्माण की आवश्यकता पे बल दिया है। देखिए एयरफोर्स के सबसे बड़े व्यक्ति ने, जो चीफ है, उसने कह दिया, तो ये तो एक्सपर्ट एडवाइस हुई ना, तो इसको मेंशन करिए। नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से एयर चीफ ने, आप तो एयरफोर्स की तरफ से बात करिए, ठीक है। अब आप आखिरी लाइन लिखो कि सरकार को चाहिए कि इसके लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाए, वे निर्णय प्रक्रिया को त्वरित करे, ताकि भारत एक अंतरिक्ष ताकत के रूप में स्थापित हो सके। तो लिख दीजिए सरकार को चाहिए, सुझाव दीजिए, सरकार को चाहिए कि इसके लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाते हुए निर्णय प्रक्रिया को, किसको, डिसीजन मेकिंग को, निर्णय प्रक्रिया को त्वरित करे। क्या करे? त्वरित करे, ताकि भारत आधुनिक विश्व में, यह भी लिख दीजिए, भारत आधुनिक विश्व में एक अंतरिक्ष ताकत के रूप में स्थापित हो सके, एक अंतरिक्ष ताकत के रूप में स्थापित हो सके। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो गया। यहां मैंने 3 भागों में इसे तोड़ दिया था। देखिए पॉइंटर्स बन गए ना आपके, या आप कोई भी चिन्ह इस्तेमाल करें, कोई भी सिंबल, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे देखें, इसको आप हाईलाइट करते हैं। भविष्य के युद्ध, अंतरिक्ष में युद्ध कैसे होंगे, भविष्य के युद्ध, ठीक है ना। फिर आप बताइए भारत एक जागरूक देश, बिल्कुल बता दीजिए अपने देश की प्रशंसा में, जागरूक है भारत।
मिशन शक्ति को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। एंटी सैटेलाइट के ब्रैकेट में भी ए सेट लिखना चाहिए और बेटर आंसर हो जाएगा, तो इसको भी हाईलाइट करिए दोस्तों। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, इसको जो है अंडरलाइन कर दीजिए, ऐसे चाहो तो 2 अंडरलाइन कर दो ताकि ज्यादा फोकस हो वहां पर कि ये डिमांड है किसकी, इंडियन एयरफोर्स चीफ की। फिर आप ये बता दीजिए कि वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है ना, बाकी सब सही है। तो ये सारी चीजें करनी है दोस्तों, इस तरह से कुछ कीवर्ड्स को भाई आइडेंटिफाई करना हमें सीखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी हैवीवेट टोरपीडो पर टिप्पणी लिखिए या कीजिए। दोस्तों जब टिप्पणी वाला क्वेश्चन आता है ना, तो असल में ये आपके लिए एक सुविधा है कि टिप्पणी वाले क्वेश्चन में आप अपने आंसर की रेंज को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। पिछले वाले में तो जैसे विवेचना कीजिए, आपको उसने गाइड कर दिया कि विवेचना करनी है, आपको संदेश दिया ना कि विवेचना करनी है भाई। टिप्पणी में आपको एक फैसिलिटी दी है कि फ्री हो जाओ यार, इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, यानी स्वदेशी हैवीवेट टोरपीडो के बारे में जितना भी तुम्हें ज्ञान है उसको संक्षिप्त दिए गए स्पेस में, गिवन स्पेस में लिख दीजिए। सारी बातें लिखिए, यहां स्पेसिफिक नहीं पूछा गया कि सिर्फ यही लिखिए, लेकिन यहां चालाकी क्या की है, आपको नाम नहीं बताया हैवीवेट टोरपीडो का। इस बार के पेपर से यह संदेश आता है कि आरपीएससी अब चीजों के नाम देने से बचेगी, नाम आपको ही याद रखने हैं। ठीक है, तो स्वदेशी हैवीवेट टोरपीडो का एक स्पेसिफिक नाम है दोस्तों। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि टोरपीडो है क्या। यदि यही नहीं पता है तो आंसर तो नहीं आएगा ना दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जैसे ये आपका स्टाइलर है ना, ये पेन है, इसके आकार का, या ये मान लीजिए सिगार के आकार की एक छोटी मिसाइल जो पानी के अंदर ही, अंडर वाटर ही चीजों को टारगेट करती हो, उसका नाम टोरपीडो होता है दोस्तों। ठीक है ना, यानी मुझे पानी के अंदर किसी पनडुब्बी को यदि नष्ट करना है तो मैं भारत के किसी वॉरशिप से, यहां तक कि हमारी अपनी पनडुब्बी से पाकिस्तान या चीन की पनडुब्बी को निशाना बना लूं पानी के अंदर से ही, तो वो टोरपीडो के माध्यम से बनाया जाता है। और दोस्तों टोरपीडो हल्के वजन की होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप पनडुब्बी में जब उसे स्थापित करते हैं तो उसकी क्षमता के अनुसार इनका वजन होना चाहिए। लेकिन हैवीवेट टोरपीडो ज्यादा एक्सप्लोजिव लेके चल सकती है, पर ज्यादा वजन तो पनडुब्बी में आप कितना रखोगे, लिमिटेड होगा ना। यदि मैं 5 हैवीवेट टोरपीडो रख सकता हूं किसी पनडुब्बी में, तो हल्की टोरपीडो तो 20 रख सकता हूं। तो कहीं नंबर मैटर करता है, कहीं ज्यादा एक्सप्लोजिव वजन मैटर करता है। तो सारी चीजें अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सेनाएं जो है ऐसा अपना विश्लेषण करके अपनी आवश्यकताओं को वो करती है। तो यहां देखिए, हैवीवेट टोरपीडो बनाने की जो क्षमता है ना, दुनिया में कुछ ही देशों के पास है। जोर मार के 8 देश हैं दोस्तों, और यही डेवलप्ड दुनिया। भारत जैसे देश ने तो अभी बनाया है। तो हमने 2016 में क्या किया दोस्तों, अपना एक हैवीवेट टोरपीडो बनाकर इंडक्ट कर दिया इंडियन नेवी में। इंडक्ट करने का मतलब होता है शामिल कर दिया ऑपरेशनल यूज के लिए, अब उसका इस्तेमाल हो सकता है, मतलब ऐसा है ना, कोई टेस्ट नहीं, अब इंडक्ट हो गया है। ठीक है, तो हैवीवेट टोरपीडो स्वदेश, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर में निर्यात की बात करते हैं, 21,000 करोड़ का निर्यात करते हैं हम हर साल आज की तारीख में डिफेंस सेक्टर में। आत्मनिर्भर भारत को सबसे ज्यादा बूस्ट मिला ही डिफेंस सेक्टर से है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए कि इन चीजों को आपको कैसे लिंक करना है। ये कह दिया मैंने, कहा ना, जब टिप्पणी आए तो जब आपके हाथ खुले हैं यार, है ना, आप अपने हिसाब से लिखो, थोड़ा सा समझो ना चीजों को। अब यहां क्या है, सबसे पहले यही बताना है कि इसका नाम क्या है दोस्तों। इसका नाम है वरुणास्त्र। वरुण जी कौन थे? पानी के देवता। उनका हथियार वरुणास्त्र कहलाता है। तो जो पानी का हथियार है, हमने भी उसका नाम वरुणास्त्र रख दिया, क्योंकि भारत अपने हथियारों का नाम किस तरह रखता है, पिनाका, अस्त्र, प्रहार, इस तरह के नाम रखता है ना। तो यहां नाम रखा गया वरुणास्त्र। ठीक है, तो अब लिखिए इसका आंसर कैसे प्रारंभ करना है। अब लिखिए कि भारत के स्वदेशी हैवीवेट टोरपीडो का नाम वरुणास्त्र है। ठीक है दोस्तों, इतना लिखते ही इवेलुएटर समझ जाएगा कि आपका सिलेक्शन मात्र संयोग नहीं है, आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं जिसको मालूम है कि उत्तर क्या होगा।
तो आपने बता दिया कि वरुणास्त्र है। ठीक, अब आप बताइए इसको बनाया किसने, तो आप बता दीजिए इसे इसे डीआरडीओ। यहां शॉर्ट में लिख सकते हो, ये पूरा लिखोगे तो आपका काम तो फिर ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यहां शॉर्ट में लिख सकते हो इसे डीआरडीओ प्लस बीडीएल, ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। बीडीएल प्लस नेवल साइंस, अब ये नया नाम है थोड़ा, इसको पूरा लिखेंगे, नेवल साइंस एंड टेक्निकल लेबोरेटरी, टेक्निकल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी ने मिलकर किया है, मिलकर किया है। ठीक है, अब एक बात और सुन लो, जब भी मिसाइलों की बात हो ना, जैसे यहां पर, जैसे जहां टोरपीडो लिखा है ना, इसके ब्रैकेट में आपको टोरपीडो क्या होता है ये जरूर बताना चाहिए, एक अच्छा उत्तर वही होता है। जैसे अपन यहां क्या करेंगे, यहां टोरपीडो के ब्रैकेट में हम कुछ लिख देते हैं, सिगार सदृश छोटी मिसाइल, सिगार सदृश छोटी मिसाइल जो पानी के अंदर आक्रमण करती है, पानी के अंदर आक्रमण करती है। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में हमें लिख देना है, क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस है। आप टोरपीडो भी बताते चलेंगे तो बहुत अच्छा है, आपका आंसर बेटर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए कोई भी मिसाइल होती है ना, तो उसका मकसद क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक्सप्लोजिव को लेके जाना, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में वॉर हेड कहते हैं, आयुध कहते हैं, वॉर हेड कहते हो ना आप, कि भी वॉर हेड लेके जाए, तो उसका एक वजन होता है दोस्तों, आपको बताना चाहिए। हर मिसाइल की एक रेंज होती है, वो आपको जरूर बतानी चाहिए। किसी भी मिसाइल का वर्णन करते समय यदि आपने ये नहीं बताया कि वो मिसाइल किस तरह की है, वो मिसाइल कितना आयुध ले जा सकती है, वो मिसाइल की मारक क्षमता क्या है, तो आपका आंसर बहुत अधूरा माना जाएगा। क्योंकि इस हथियार को बनाने के लिए तो उसकी उन्हीं विशेषताओं का ही तो महत्व है ना। यदि वही नहीं लिखा तो आपने अच्छा उत्तर लिखा कैसे, यह सोचने की बात है। तो वापस आइए, हमें बताना है कि इसकी मारक क्षमता, या यह कहिए कि यह 600 मीटर, अब पानी के अंदर है तो ज्यादा रेंज नहीं होती, 600 मीटर की गहराई तक 74 किलोमीटर पर आवर की गति से आक्रमण कर सकती है। ठीक है, आक्रमण कर सकती है। अब यहां आप सीधा लिख दीजिए पेलोड या आयुध, पेलोड, ये तीनों नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर आपकी जानकारी, आपको कोई एक ही लिखना है। पेलोड या वॉरहेड या आयुध, ये एक ही चीज के तीन नाम हैं। आयुध की क्षमता कितनी है दोस्तों, 250 किलोग्राम। ये कितना ले जा सकता है पेलोड, 250 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। ये तो आपकी वरुणास्त्र की बात होगी। अब दोस्तों इसकी एक विशेषता और है कि ये बिजली से चलती है, और बिजली से चलने के साथ साथ ये सैटेलाइट नेविगेशन से जुड़ी हुई है, यानी इसकी सटीकता कमाल की होती है। तो आप लिख दीजिए यह बिजली चलित है, सीधा लिख दो बिजली चलित, यह बिजली चलित व सैटेलाइट निर्देशन, सैटेलाइट निर्देशन। अब सैटेलाइट निर्देशन के आगे आप लिख दीजिए किस तरह का सैटेलाइट निर्देशन, तो या तो भारत में जीपीएस होगा दोस्तों, या ओब्लिक में आप भारत के नाविक को लिख दीजिए, भारत का जो नाविक है वो होगा। ठीक है ना, तो यह बिजली चलित व सैटेलाइट निर्देशन पर कार्य करती है। ठीक है, आगे लिखिए, आप ये बताइए कि यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उत्तम उदाहरण है। यह आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का एक अति महत्वपूर्ण उदाहरण है।
क्योंकि क्योंकि हैवी वेट टोरपीडो बनाने की क्षमता केवल भारत सहित 8 देशों में ही है। तो ये भी बता दिया आपने कि ये कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया कि 8 देश ही तो ऐसा कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, ये जो स्पेस छूट गया है ना, यहां तुम लिख सकते हो कि इसे 2016 में इंडियन नेवी में शामिल किया। जब मनोहर पर्रिकर जब रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, तो आप लिख दीजिए कि इसे 2016 में भारतीय जल सेना में सम्मिलित किया गया था। ठीक है भाई, इसे 2016 में भारतीय जल सेना में सम्मिलित किया गया था। ठीक है भाई, अब इसको फिर हाईलाइट कर दीजिए। एक आप ये यहां तक तो पता ही है, फिर आप ये वरुणास्तर को करिए, क्योंकि वरुणास्तर ही नाम आपको नहीं पता था, तो अब पता चल गया। अब इसे डीआरडीओ, बीडीएल और नेवल साइंस एंड टेक्निकल लेबोरेटरी ने बनाया है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद 2016 को भी हाईलाइट करिए, इसे 2016 में शामिल किया गया। 600 मीटर 700 आपका 74 किलोमीटर पर घंटे आयुध 250 केजी, जो विशेषताएं उन सबको, है ना, सैटेलाइट नेविगेशन, ठीक है भाई, आत्मनिर्भर भारत, बस इतना करके आप आगे बढ़ जाइए। आपने जो है इसको हाईलाइट भी कर दिया है। इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर का, और उसके 3 भाग हैं। यहां पर मार्क्स का डिमार्केशन भी आपके सामने प्रस्तुत है, 2.5, 2.5 और 5, यानी 2.5, 2.5 और 5 मार्क्स को टोटल 10 नंबर। ऐसा ही क्वेश्चन है। पहला है, यही आरपीसी के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन है कि टाइगर मैन ऑफ राजस्थान के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम व योगदान बताइए। अब व्यक्ति का नाम आपको याद करना है, जैसे इस बार बर्डमैन ऑफ इंडिया और मिल्कमैन ऑफ इंडिया पूछा था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम व योगदान की चर्चा कीजिए। ये भी वैसा ही है। और इसका एक भाग, अग्नि 5 मिसाइल के उन्नत तकनीकी प्रदर्शन पर टिप्पणी कीजिए। पूरी छूट है, लेकिन इसने आपको फंसा दिया है दोस्तों। किस तरह से? इसने लिख दिया उन्नत तकनीकी प्रदर्शन। ये क्या चीज है? ये समझना पड़ेगा। यहां पर सिर्फ अग्नि 5 नहीं पूछा है। आप अग्नि 5 के बारे में लिख के आएंगे और आकर कहेंगे कि मेरे को तो 5 में से 4 मिलेंगे, तो ये भूल होगी दोस्तों। आमतौर पे पहली बार जब आप आरएस मेंस देते हो, तो सब 450 500 कहते हैं मेरे तो इतने नंबर आएंगे। जब रिजल्ट आता है तो आपके नंबर आते हैं 180। तो उसकी वजह यही है, क्योंकि हमें पता ही, अंदाजा ही नहीं लगाना आता है कि हम क्या लिख के आए हैं, हमें क्या लिखना था। दोस्तों यहां अग्नि 5 को तो बहुत संक्षिप्त में वर्णन करना है। असल में अग्नि 5 में जो पिछले दिनों, इस साल में या पिछले साल में जो उन्नत तकनीकी विकास उसका हुआ है, आपको उसकी बात करनी है। अग्नि 5 के बारे में तो हो सकता है आपको पता हो, आप रेंज भी बता दें, आप पेलोड भी बता दें, लेकिन आप नहीं बता पाएंगे उन्नत तकनीकी प्रदर्शन, यदि आपने तैयारी नहीं की है। तो सवाल ऐसे आएंगे। तो आप इन चीजों को इतना आसान मत समझें, आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो दोस्तों। भले ही आप टू द पॉइंट लिखिए, कम शब्दों में चीजें लिखिए, पूरा भर के भी मत आइए। ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो यदि आपने चीजों को ठीक ठीक से समझा, और नहीं समझा तो फिर तो घास काट के आ जाइए दोस्तों। फिर वही होगा, 5 में से आधा नंबर, 5 में से 1 नंबर, उससे तो फिर सिलेक्शन होने वाला नहीं है। हमें इन चीजों को गौर करना होगा दोस्तों। आप इतनी बड़ी बड़ी फीस दे के यदि ये तैयारी करते हो तो बहुत चिंता की बात है दोस्तों। इसलिए आप अपनी तैयारी के तरीके को बदलना ही होगा आपको, तब जाके आपकी तैयारी होगी। तो चलिए हम इसका वर्णन करने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर जो आपका पहला है वो है कि आप बताइए कि टाइगर मैन ऑफ राजस्थान के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है और उनका योगदान। तो आपको सबसे पहले तो ये लिख देना है कि फतेह सिंह राठौड़, सिर्फ यही नाम लिखना है, फतेह सिंह राठौड़। अब फतेह सिंह राठौड़ को दोस्तों बाघ गुरु कहा जाता है। टाइगर गुरु है ना, बाघ गुरु, तो लिख दीजिए बाघ गुरु। ठीक है,
बस एक काम हो गया आपका। दूसरा, ए का पहला कर दिया। दूसरा आपको लिखना है योगदान। योगदान बता दीजिए कि फतेह सिंह राठौड़ जी का योगदान आप तभी लिख सकते हो जब आपको मालूम हो कि इनकी कर्म स्थली कहां है। दोस्तों, भारत में जब टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो राजस्थान के एक महान व्यक्ति कैलाश सांखला साहब को उसका चीफ बनाया गया, उसका निदेशक बनाया गया। तो कैलाश सांखला साहब के एक बहुत ही शानदार दोस्त थे फतेह सिंह राठौड़, इवन उनके शिष्य की तरह थे ये। और फतेह सिंह राठौड़ को उन्होंने कहा कि ये जो रणथंभौर है, वो पहले अलवर सरिस्का में काम करते थे, ये भारतीय वन सेवा के अधिकारी थे फतेह सिंह राठौड़। इनको कहा गया कि आप रणथंभौर जाइए और इस रणथंभौर में जो दिक्कत है उसको दूर करके इसको नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में आइडियल बनाइए, इसको विकसित कीजिए। तो जो आज आपको रणथंभौर दिखता है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो आपको दिखता है, वो देन है फतेह सिंह राठौड़ की। ये दोस्तों पर्यावरणविद होने के साथ साथ बाघ प्रेमी थे, बाघ संरक्षणवादी थे, तो बहुत महान व्यक्ति है। इन्होंने इतना बढ़िया काम किया हुआ है दोस्तों, तो इनके बारे में लिखने को बहुत कुछ है हमारे पास। ठीक है, तो लिखिए पहला योगदान में। अब यहां पर आप ऐसे पॉइंटर बना सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले बताइए कि इनका महत्वपूर्ण योगदान बाघ संरक्षण में है। योगदान बाघ संरक्षण, या आप लिखिए संरक्षणवादी, ये ज्यादा अच्छा शब्द है दोस्तों, लिख दीजिए बाघ संरक्षणवादी के रूप में है। ठीक है ना, किसके रूप में है? बाघ संरक्षणवादी के रूप में। पहला योगदान बता दिया। दूसरा आप बताइए कि बाघ संरक्षणवादी के रूप में इन्होंने कहां काम किया, तो आप बताइए कि इन्होंने सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के साथ साथ रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उल्लेखनीय कार्य किया है विशेष रूप से। अब उल्लेखनीय क्या, जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो वो आंसर के और ज्यादा लिखने की डिमांड करता है दोस्तों। ये कहते हैं हुक करना चीजों को, क्योंकि आपने ऐसा शब्द इस्तेमाल कर लिया, लिख दिया उल्लेखनीय। तो उल्लेखनीय क्या, तो आप बता दीजिए विशेष रूप से पार्क में रहने वाले लोगों को प्रतिस्थापित व जागरूक करने के संबंध में। बस आपने आप सब बता दिया। अब आप हाईलाइट कर दीजिए। सबसे पहले सरिस्का को लिखिए, फिर आप बताइए रणथंभौर, इनकी कर्म भूमि है रणथंभौर। तो बस विशेष रूप से लोगों को प्रतिस्थापित करने और जागरूक। आमतौर पे भारत में जब भी विस्थापन हुआ है, विवाद का कारण रहा है दोस्तों। इतने आंदोलन हुए, हर बार जब भी विस्थापन हुआ हमेशा विवादों में रहा। रणथंभौर का विस्थापन लोगों की सहमति का विस्थापन है दोस्तों। ये जो फतेह सिंह राठौड़ है, ये लोगों के साथ चार पाइयों पे बैठ जाते थे, वो अपनी समस्याएं इन्हें बताते थे, उनके साथ बात करते करते उनको मना लिया यार, और इतना बढ़िया उनको जमीनें दिलवाए, उनको पैसा दिलाया। उसके बाद उनके घर, उनके खेतों में पक्के कुएं बनवाए, उनको सिंचाई को लेकर व्यवस्थाएं कराई, सरकार से पैसा दिलवाया। ऐसा व्यक्ति चाहिए। आजकल ऐसे सिविल सर्वेंट जो है बहुत कम है दोस्तों, आप सबको मालूम है ये बात। तो ये ध्यान में रखिए, ये इनका योगदान है। फतेह सिंह राठौड़ साहब का बाघ गुरु इन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको आंसर तैयार करना है। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों, देखिए अगला में बी आपको सबसे पहले लिख देना है। बी, यहां पर आप बी लिख दीजिए और बाकी कुछ भी नहीं। वाटरमैन ऑफ इंडिया का नाम लिखना है। नाम है श्री राजेंद्र सिंह। यस, आप पिछले में भी देखें, यहां आप श्री लगाना ना भूलें दोस्तों।
श्री। इंटरव्यू में भी कोई पूछे किसी व्यक्ति का नाम तो श्री इस तरह से संबोधन करिए, लोगों को सम्मान देना सीखिए। इससे पता चलता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपको किस तरह से लोगों से देखो, एक इंडिविजुअल समाज में कैसा व्यवहार करता है, इसके लिए जो विधा है वो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है दोस्तों। और आपके कोर्स में मनोविज्ञान का अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, जिसमें बुद्धि पढ़ते हो आप मेमोरी पढ़ते हो, कितनी सारी चीजें हैं उसमें। वही एक इंडिविजुअल के व्यवहार पता चलना चाहिए ना कि आप कैसे व्यक्ति हो, तो ये आपके लेखन से पता चलना चाहिए। तो ये ऐसे शुरू करें दोस्तों आप। फिर देखें, ये आपका हो गया बी। बी में आप सीधा लिख दीजिए श्री राजेंद्र सिंह, बस इनका यही नाम है। इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। ये अलवर के रहने वाले हैं, तो जरूर बताइए अलवर। फतेह सिंह राठौड़ जोधपुर के रहने वाले थे, है ना, रहने वाले हैं मतलब, है ना। अलवर, अलवर का लिख दीजिए आगे। फिर आप बता दीजिए इनको जोहड़ वाले बाबा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? जोहड़ वाले बाबा। ये भी लिख दीजिए उन्हीं के नाम के सामने। ठीक है भाई। अब सीधा योगदान पे आ जाइए। योगदान दोस्तों, ये एक महान पर्यावरणवादी और जल संरक्षणवादी है, तो लिख दीजिए एक पर्यावरण व जल संरक्षणवादी के रूप में राजस्थान के अलवर व शेखावाटी क्षेत्र में जन जागरूकता, अलवर व शेखावाटी क्षेत्र में जन जागरूकता, इनका योगदान है। लोगों को समझाया। दोस्तों, इन्होंने लगभग 3000 जोहड़ों का पुनर्निर्माण किया है, उन्हें पुनर्जीवित किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लिख दीजिए इन्होंने परंपरागत जल स्रोतों, कितनी बड़ी समस्या होने वाली है जल को लेके, तो आप ऐसी बातें लिखिए। इन्होंने परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उल्लेखनीय कार्य किया है। ठीक है। अब उल्लेखनीय कार्य क्या, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते ही लिखिए उल्लेखनीय कार्य क्या। इन्होंने लगभग 3000 जोहड़ों को पुनर्निर्माण किया है। लगभग, विशेष रूप से लगभग 3000 जोहड़ों का पुनर्निर्माण किया है। पुनर्निर्माण किया है। तो इस तरह से आंसर लिख देना है। अब राजेंद्र सिंह जी को पुरस्कार, बहुत अच्छे पुरस्कार मिले इंटरनेशनल लेवल के। जैसे इनको पानी के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार, उसको पानी के क्षेत्र में नोबेल कहा जाता है, 2015 में मिला। इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, फिलीपींस द्वारा जो दिया जाता है, एशिया का नोबेल जिसे कहते हैं, वो 2001 में मिल गया था। तो वो भी, किसी व्यक्ति को इतने बड़े पुरस्कार मिल जाते हैं दोस्तों, तो वो उल्लेखनीय, उनका योगदान ही है वो। यदि वो योगदान नहीं रहा होता तो पुरस्कार क्यों मिलता? तो इसलिए आप उसको भी मेंशन करने का प्रयास किया कीजिए। तो लिख दीजिए, यहां ज्यादा जगह नहीं है तो आप सीधा लिख दो रमन, जगह भी नहीं है और आपके पास टाइम की भी कमी होगी, तो सीधा लिखो रमन मैग्सेसे अवार्ड 2001, स्टॉकहोम वाटर अवार्ड 2015। बस, तो आपने सारी जानकारी इनके बारे में दे दी है। तो ये भी आपका पूर्ण हुआ। तो अब आपने अपने 10 नंबर के आंसर का आधा भाग जो है अर्जित कर लिया है। अब देखते हैं अगला है दोस्तों कि अग्नि 5 का उन्नत तकनीकी प्रदर्शन। तो जो आपका सी जो है लिखिए,
सबसे पहले मिसाइल के बारे में 2 लाइनें लिखनी है कि सरफेस टू सरफेस आक्रमण करने वाली एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो लगभग 1500 केजी का पेलोड 5500 किलोमीटर तक ले जा सकती है। भारत की पहली आईसीबीएम मिसाइल का गौरव प्राप्त है इसे। आईसीबीएम का मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए दोस्तों, अग्नि 5 भारत की एक लंबी दूरी की स्तर से स्तर पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है दोस्तों? बैलिस्टिक मिसाइल। आप नाम सुनते हो क्रूज मिसाइल और यह है बैलिस्टिक, तो पता होना चाहिए दोस्तों ऐसी मिसाइलें जो री एंट्री तकनीक से युक्त होती है। री एंट्री का मतलब होता है एक बार इन्वायरमेंट से बाहर जाएगी फिर इन्वायरमेंट में एंटर होती है, पैराबोला उनका पथ होता है, वही लॉन्ग रेंज भी अर्जित कर सकती है दोस्तों। तो इस तरह की मिसाइलों को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। इसकी तकनीकी चीजें हम बात करेंगे जब मैं आपको डिफेंस टेक पढ़ा रहा हूंगा। एक एक बात आपका, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग शब्द का इस्तेमाल करिए। यह लगभग शब्द अपने आप में एक बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। जब भी आप आंकड़ों का इस्तेमाल करें तो लगभग शब्द इस्तेमाल करने से आप थोड़ी सी लिबर्टी पा सकते हैं दोस्तों। एग्जैक्ट लिख दिया और सही नहीं हुआ तो सजा का हकदार कौन होगा? आप होंगे। तो ध्यान रखिए, मारक क्षमता लगभग 5500 किलोमीटर व पेलोड लगभग 1500 केजी ले जा सकती है। है ना, लगभग 1500 तथा यह शब्द इस्तेमाल करें तो ताकि पूरा सेंटेंस सही हो जाए। ठीक है भाई, ये आपका पहला हो गया। अब आपने इस मिसाइल के बारे में सारी बातें बता दी, लेकिन एक बात नहीं बताई कि ये भारत की पहली आईसीबीएम मिसाइल है। तो लिख दीजिए यह भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम कहते तो आईसीबीएम है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें वो मिसाइलें होती हैं दोस्तों जिनकी रेंज कम से कम 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखना है। कोई आपसे पूछ ले कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें कौन सी होती है, आपका आंसर होगा ऐसी मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। याद रखना है, भारत के पास अभी केवल 2 ही ऐसी मिसाइलें हैं जिनमें एक ऑपरेशनल है और एक जो है निर्माण की प्रक्रिया में है। तो अग्नि 5 और अग्नि 6 ऐसी मिसाइलें हैं जो आईसीबीएम कैटेगरी में आती है। अग्नि 6 को हम सूर्य मिसाइल कहते हैं, जिसके 2 वेरिएंट है। एक अग्नि 6 का पहला वेरिएंट जो है 8000 से 12000 किलोमीटर और दूसरा वेरिएंट 12000 से 16000 किलोमीटर। लेकिन सरकारें जो है इस तरह की चीजों को उतना डिक्लेयर करती नहीं है। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से, दुनिया के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से बातें पता चलती रहती है। ठीक है ना। और वैसे चीन को लेके भारत जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है तो ऐसी बातें ज्यादा रिवील भी नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करनी है उन्नत तकनीकी की। दोस्तों इस मिसाइल में हाल ही में एक नई टेक्नोलॉजी को इंडक्ट किया गया मिशन दिव्यास्त्र के तहत। यह बात आपको याद रखनी है। मिशन दिव्यास्त्र लिखते ही गदगद हो जाएगा वो आदमी जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसको उतनी उम्मीद शायद आरएस के एस्पिरेंट से ना हो, और कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो मिशन दिव्यास्त्र को यहां सोच पाएंगे उन्नत तकनीकी में।
कौन सोच पाएगा? जो अपनी तैयारी को लेकर गंभीर होता है। मैं किसी की भी क्षमता को कम आंकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ऐसा कार्य मैं कर ही नहीं सकता। मुझे कोई हक नहीं कि मैं ये कह दूं कि आप कमजोर हैं, आप बहुत अच्छे हैं। ये तो जो तैयारी करेगा वो अच्छा होगा, और जो गंभीरता से तैयारी नहीं करेगा वो अच्छा होकर भी बुरा हो जाएगा दोस्तों। ये तो आपका जो है आरपीएससी तय करती है। आरपीएससी बड़ी ब्रूटल है दोस्तों, वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में व्यवहार करती है जैसे उसे, देखो ये जो आरपीएससी का सिलेक्शन है, यहां तो सिलेक्शन का नहीं, बाहर निकालने का तरीका है कि कितने लोगों को बाहर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चयन प्रक्रिया नहीं है, लोगों को रिजेक्ट करने की प्रक्रिया है। तो इसमें जरा सावधान रह के तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है भाई। आगे देखिए, इस मिसाइल में मिशन दिव्यास्त्र के तहत, मिशन दिव्यास्त्र के तहत एक उन्नत तकनीक MIRV, इसका मतलब होता है दोस्तों मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, ठीक है। इस मिसाइल में मिशन दिव्यास्त्र के तहत एक उन्नत तकनीक MIRV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस तकनीक से, अब MIRV को भी तो बताना होगा कि इस तकनीक से तात्पर्य होता है कि एक मिसाइल कई पेलोड ले जाने में सक्षम होती है, जो कि अपने आप में एक अलग स्वतंत्र मिसाइल के रूप में कार्य करते हैं। इस तकनीक से तात्पर्य होता है कि एक मिसाइल कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम होती है, और प्रत्येक वॉरहेड अपने आप में एक स्वतंत्र मिसाइल की तरह एक्ट करता है, और प्रत्येक वॉरहेड एक स्वतंत्र मिसाइल की तरह व्यवहार करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आंसर आपको बनाना है। अब मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी देता हूं MIRV की। एक फिगर बना के देखिए। एक सामान्य अग्नि 5 का डायग्राम ऐसा होगा। ये आपकी अग्नि 5 मिसाइल है, यहां पर वॉरहेड रखा है, ये एक ही है। सामान्य अग्नि 5 ये है, यहां लिख दीजिए सामान्य अग्नि 5 ऐसा बना देना कहीं कोने में, है ना, जगह रह जाती है कहीं कहीं। ये मैं बताऊंगा आपको कॉपी में किस जगह डायग्राम बनाना चाहिए, ये सब बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। अब यदि कोई ऐसी मिसाइल हो जो MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, तो वो कैसे होगी देखिए। मान लीजिए ये मिसाइल है और यहां पर आपको वॉरहेड लगाना है, तो इसके अंदर आप बहुत सारे वॉरहेड भर दीजिए। अब जैसे मैंने इस मिसाइल में 4 वॉरहेड रख दिए, और ये मिसाइल जब दुश्मन देश के पास जाती है तो ये चारों वॉरहेड बाहर निकल जाते हैं। मान लो दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम ने, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 2 को मार गिराया, तो टारगेट कैसे अचीव करोगे? इसलिए मल्टीपल रखे जाते हैं ताकि वहां पर कोई ना कोई तो टारगेट को अचीव कर ले, ताकि हमारा जो प्रयास है दूसरे देश पर आक्रमण करने का, उसकी सफलता की दर बढ़ जाए, सटीकता बढ़ जाए। इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां लिख दीजिए MIRV मिसाइल, ठीक है ना। अग्नि, अब यहां पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल ये शब्द भी आता है, तो वो भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं। तो
आज की आंसर राइटिंग क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं मित्रों, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आएगी और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं दोस्तों। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इतना धीरे धीरे लिखोगे तो पेपर कब समाप्त होगा सर। दोस्तों, आज की क्लास एग्जाम की क्लास ना होके एक प्रैक्टिस क्लास है, और जिसमें मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसी बताऊं ताकि आपका दिमाग खुले, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, ये पैराशूट की तरह होता है, और पैराशूट कब काम आता है, जब वो खुल जाए। तो ऐसा ही हमारा ब्रेन है। इस दुनिया में सबसे धोखेबाज चीज़ कोई है ना दोस्तों, तो वो हमारा दिमाग होता है। इसलिए, लेकिन उसे वफादार भी बनाया जा सकता है। कैसे? अनुशासन से। तो इसलिए अपने ब्रेन को अनुशासित बनाकर अपना सहयोगी बनाइए, तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी दोस्तों। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार, और आप अच्छे से क्लास देखिएगा और अपना रेस्पॉन्स भी देना। थैंक यू वेरी मच।